सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। एंड उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 2026 की हमारी पहली क्लास आज होने जा रही है विद द इस्लामिक इन्वेजन, राइट। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ जी, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। सॉरी, हवा हवा हो गया भाई ये तो। चलो, साल बदल गया सर बट आप नहीं बदले। यही तो खासियत है अपनी। क्या समझा था बदल जाऊंगा साल बदलते ही? किसी ने क्या खूब कहा है, यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो इसीलिए हम बदलते नहीं हैं, समझे। लेट आते थे पहले, अब सुपर लेट हो गए। तो कुछ ना कुछ तो, जो चीज़ हो रही है पहले से, उसमें कुछ ना कुछ तो हमें काइंड ऑफ आगे बढ़ना ही चाहिए, है ना। तो उसमें आगे बढ़ते हुए लेट से सुपर लेट। ओके, तो बफरिंग हो रही है बेटा। बफरिंग तो नहीं हो रही है जितना मुझे समझ आ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ये तो क्रिश को गाना नहीं नहीं बेटा, क्रिश वाला गाना नहीं था ये जो है क्रिश वाला गाना नहीं था। ये गाना था कौन सा? हवा हवा ए हवा। इसकी पूरी धुन है कुछ यूं, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। चलो तो शुरू करते हैं। हम बफर संजय बाबा गाना, यस। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली, क्या है पूरा लिरिक्स। मालिक इकोनॉमिक्स की क्लास कहाँ गई? वो तो साल ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गई, वो तो चली गई 2025 के साथ ही। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना सीरियस नोट, मिडाइवल हिस्ट्री। अरे यार स्पेलिंग ही गलत लिखी है, बताओ। मिडियावल हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हम लोग, और मिडाइवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे विद द इनोवेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। शुरू करें फिर? हाँ जी सर, गाना चलाओ, आखिरी में ज़रूर चलाएंगे, ठीक है। साथ में नाचेंगे भी, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस कर लो। आज तो रहने देते गुरु। क्या मतलब आज तो रहने देते, छोटी सी क्लास है, ठीक है। मुश्किल से 1 घंटे, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं, मज़ा आएगा पढ़ाई, मतलब मज़ा आएगा क्लास ये में आज, ठीक है। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है आज। आज बस तुम मज़े लो क्लास में, बस बैठो आराम से एकदम कुर्सी में रजाई के अंदर, गाजर का हलवा लेके, ठीक है। सब्जी पूड़ी खाते हुए एकदम मस्त देखो, ठीक है। हाँ, कोई लोड नहीं लेना है। तो मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ क्या। अभी तक हमने कहाँ तक की हिस्ट्री पढ़ी है? तो हमने पढ़ा था पिछला लेक्चर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की। यहाँ कुछ तो गुर्जार प्रतिहार करके एक डेनेस्टी थी, यहाँ पे आपकी डेनेस्टी थी पाल डेनेस्टी। और पैर बड़े एकदम बर्फ हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाल डेनेस्टी थी और यहाँ पे आपकी राष्ट्रकूट डेनेस्टी थी, है ना। तो इन तीनों के बीच में कुछ तो चल रहा था, कुछ तो चल रहा था, मतलब वॉर चल रहा था, ठीक है। तो किसके लिए वॉर चल रहा था? कन्नौज, दैट इज कन्नग बुज के लिए स्ट्रगल चल रहा था। और हम कब की बात कर रहे हैं? इन जनरल अगर बात करें तो कल हम इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे ना, 1000 AD के इर्द गिर्द। कि नहीं घूम रहे थे, बता। नहीं नहीं बताना तो, पूछना तो पड़ेगा ना। तो 1000 AD की तरफ घूम रहे थे, तो लगाओ जरा क्वेश्चन। बड़ा है स्टोरी सुनने, क्वेश्चन लगाओ पहले। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, इट वॉज अ स्ट्रगल अमंग द पाल, प्रतिहार एंड राजकोट। The main cause of the struggle was control over the region of कन्नौज। यस यस यस, ठीक है। इसीलिए इसको कन्नौज स्ट्रगल ही बोलते हैं, कन्नग बुज स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। धर्मपाल वॉज द रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी। फाउंडर कौन था, क्यों, हु वॉज द फाउंडर? तो गोपाल फाउंडर थे। एंड ठीक है। एंड उन्होंने उदानपुरी यूनिवर्सिटी बनाई थी, इन्होंने विक्रमशिला बनाई थी। तो ही वॉज द रूलर, यस, ही वॉज द सन ऑफ द गोपाल। द प्रतिहार रूलर नागभट्टू डिफीटेड धर्मपाल, यस, हराया था उन्होंने, ठीक है।
एंड कैप्चर द कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा, बोथ 1 and 2। इनफैक्ट अगर कन्नौज में किसी ने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए अगर रूल किया तो इट वॉज गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन अगला क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राष्ट्रकूट। ध्रुव व वर्षा डिफीटेड बोथ पाल एंड प्रतिहार। यस, दोनों को हराया था, धर्मपाल को हराया था। और कौन से प्रतिहार थे जिनको हराया था ध्रुव ने, याद करो। ठूस ठूस कल में देखा था ना। अगला क्वेश्चन ये करिए। राष्ट्रकूट वर ओरिजिनली रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के रूलर्स थे राष्ट्रकूट, साउथ इंडिया के थे, ईस्ट में तो पाल थे। ठीक है, तो 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला करिए। एक तो ये न्यू ईयर का बड़ा मैसेज आता रहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्नौज। कन्नौज वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर इन अर्ली मेडाइवल इंडिया। यस, कंट्रोल ओवर कन्नौज इंश्योर डोमिनेंस ओवर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तभी तो कन्नौज पे कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आउटकम ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष के नतीजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वीकेंड ऑल 3 डायनेस्टीज इन्वॉल्व। तीनों को वीक कर दिया था, यस, तभी इस्लामिक इन्वेजन और आसान हो गया था इंडिया में। ठीक है, क्योंकि आपस में लड़े मरे जा रहे थे, तो इस्लाम यहाँ पे ये लड़े मरे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे कुछ तो हैं, अभी हम देखेंगे कौन। यहाँ ये आपस में लड़े मरे जा रहे हैं ऐसे। तो देवर लाइक, भाई 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 उधर देखो, उधर कुछ तो चमक रहा है, कुछ तो चमक रहा है। ये नहीं, ये पूरा, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान तक पूरा था ये। जी हाँ, ये जो इंडिया आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान। तब इंडिया तो था नहीं। तो फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ये पूरा हिंदू रूलर्स के अंडर में था। ये पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, बांग्लादेश जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, ठीक है, याद करो सेना डायनेस्टी कल पढ़ रहे थे, लक्ष्मण सेन आखिरी रूलर, वहाँ से लेके अफ़गानिस्तान तक ये पूरा या तो हिंदू या मतलब बुद्धिस्ट तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस था। ठीक, तो ये पूरा रीजन था हिंदूज़ के अंडर में, या फिर कहीं कहीं पे थोड़े बुद्धिस्ट थे। और यहाँ पे अभी चलो मैं मैप ही दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस्लाम का जन्म हुआ था अराउंड 610 AD, मतलब मैं बोल 7th सेंचुरी AD में, मतलब कि जीसस के जन्म से लगभग 600 साल बाद। अब वो बात अलग है, जाकिर नाइक बोलता है कि जब इंसान इस पृथ्वी पे आया है तभी से इस्लाम धर्म है। खैर वो बात अलग है, उस पर आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा हम हिस्टोरियंस के ज़्यादा मानेंगे, है ना। तो 610 AD के अराउंड जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जी हैं, तो उन्हीं के साथ ही यहाँ पर इस्लाम धर्म का जन्म होता है। ओके, और एक सेकेंड, ठीक है, और मेनली ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिस वॉज द सेंटर ऑफ ये मक्का मदीना। ठीक है, ये मेन सेंटर था किसका, इस्लाम का। किसका मेन सेंटर था, इस्लाम का। यहीं पे ही उमायद आए, ठीक है, खलीफा बैठते थे यहाँ पर, खलीफा। ठीक है, देन यहीं पर आए अब्बासिद, 9th सेंचुरी AD की बात है। ये जो हरा हरा देख रहे हो तुम, ये वॉज द अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अब्बासिद। अब्बासिद आए थे उमायद के बाद, मतलब एक तरह के खलीफा हैं ये, खलीफा बैठे हैं, खलीफा रूल कर रहे हैं किसके नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पर नहीं इंडियन रूलर्स रूल कर रहे हैं, जैसे याद करो कुशांस ने क्या टाइटल लिए थे, देवपुत्र के, है ना, यानी कि हम गॉड के सन्स हैं। आज भी है, हाँ हाँ, अभी एक एक करके। ठीक है सर, लेवल 6 मिली है इवाई में, नोएडा में। अब मुहूर्त निकालिए दर्शन देने का। अच्छा, हाँ, आज तो किसी ने एक और रिजल्ट भेजा था, उसका ऑल इंडिया रैंक 5 है, किसी मियाँ खलीफा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या मियाँ खलीफा है, मतलब ये कौन है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये उमायद है। ठीक है, यहाँ पे उमायद के बाद आते हैं अब्बासिद। तो ये बात हम कब कर रहे हैं, 9th सेंचुरी AD की। ठीक है, तो ये हम 9th सेंचुरी AD की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उमायद से। ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे कौन है, यहाँ ना हिंदूज हैं
ना इस्लाम रूल है। इस्लाम अभी तक सिर्फ यहीं तक, जो हरा रीजन देख रहे हो अभी तक सिर्फ यहीं तक फैला था, सिर्फ यहीं तक, और कहीं नहीं था वर्ल्ड में, सिर्फ यहीं तक। ये हम बात करें 9th सेंचुरी AD की, ठीक है। ये जो आप ऑरेंज कलर का रीजन देख रहे हो, यहाँ पर मेनली ये है खुरासान, ये नाम आगे भी आएगा। ये है ट्रांस ऑक्सानिया रीजन, ये ऑक्सस रिवर है इसी के बगल में खुरासान है, यहाँ पे ट्रांस ऑक्सीनिया है। ये वाला जो रीजन है ना, जहाँ पर आपको खुरासान दिख रहा है, आपको ट्रांस ऑक्सीनिया रीजन दिख रहा है, ये रीजन ये था जो यहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स थी, तुर्क ट्राइब्स थी, तुर्क थे, ठीक है, ये याद रहेगा। अब यहाँ पे जो ये एम्पायर बना इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम में मेन फिलॉसफी होता है कि किस तरीके से स्प्रेड करना है इस्लाम को, जो लैंड इस्लाम की नहीं है उसको कैसे इस्लाम की लैंड में बदलना है और इस्लाम को और स्प्रेड करना है। तो यहाँ से क्या होता था, मेनली यहाँ पे स्लेव मार्केट हुआ करती थी समरकंद में, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो समरकंद की स्लेव मार्केट से ये लोग स्लेव उठाते थे अपने कोर्ट में रखने के लिए, कोर्ट मतलब इनका जो राजपाट हुआ करता था वहाँ पे, तो ये गुलाम खरीदते थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते थे और उनको धीरे धीरे हायर पोजीशन में बिठाते थे। वो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे हायर पोजीशंस पे जाएंगे वो, और जब धीरे हायर पोजीशंस पे जाएंगे तो ये रूलर्स बनना शुरू होंगे, और ये रूलर्स धीरे धीरे यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस लाने लगे। और यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो अब्बासिद डायनेस्टी है, ये धीरे धीरे 9th सेंचुरी के एंड या फिर 10th सेंचुरी के अराउंड, 10th सेंचुरी मतलब 900 से 1000 AD की बात कर रहे हैं, ये डिसइंटीग्रेट होने लगी। जब ये डिसइंटीग्रेट होने लगी तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे छोटे 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 किंगडम्स निकल के आने लगे, ठीक। और क्योंकि ये उतने पावरफुल थे नहीं, तो इसलिए सीधे मंशूर इशू किया कर देते थे। मंशूर इज लाइक अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। मंशूर क्या होता है, मंशूर होता है एक फॉर्मल लेटर जो इशू किया जाता था, किसके द्वारा, जो यहाँ पे खलीफा बैठे होते थे उनके द्वारा, और वो उस सुल्तान को, उस रूलर को सुल्तान बोला जाता था, तो उस सुल्तान को वहाँ पर रूल करने की एक तरीके से अथॉरिटी मिलती थी कि हाँ आप यहाँ पे रूल कर सकते हो। तो उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी समाविद डायनेस्टी। क्या नाम था, समाविद डायनेस्टी इसका नाम था। और इसने यहाँ पे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये, ठीक है, यहाँ पे मेनली ये वाला रीजन है खुरासान और ट्रांसऑक्सियन वाला रीजन। यहाँ पर एक डायनेस्टी आती है समाविद डायनेस्टी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड। तो ये जो आप देख पा रहे हो मैप, इसके ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे ये जो जबोलिस्तान देख रहे हो, कबोलिस्तान देख रहे हो, गंधार देख रहे हो, या पूरा हिंदूज का अभी तक मतलब हिंदू डायनेस्टीज हैं, ये नाम भी देख सकते हो आप, हिंदू कुश है ये। यहाँ पे मेनली डायनेस्टी आती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक सेकंड रुको, क्योंकि डायनेस्टीज़ लिखनी पड़ेंगी एक एक करके, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी आएगी, सबसे पहले डायनेस्टी आती है समाविद डायनेस्टी, ठीक है। अब इसको समझते चलना, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या एग्ज़ाम में पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और क्यों क्या कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो रही है, लगभग ये डायनेस्टी आती है वही 9th सेंचुरी AD, ठीक है, के एंड में, यानी कि 974 AD से लेके ये लगभग 980 तक, ठीक है, 980 तक, या फिर बोल सकते हैं 960 तक इसका रूल रहता है, ठीक है, 960 AD तक। इसके बाद आती है कौन सी, गजनवाइड। ये कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की। यहाँ पे तो इस्लाम है, यहाँ पे तो खलीफा बैठा हुआ है, लेकिन इसका पावर धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस वजह से ये जो इंडिपेंडेंट रूलर्स यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज निकलने लगी इसके इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में, खलीफा के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पे आते हैं देन गजनवाइड, ठीक है, कौन आते हैं, गजनवाइड्स आते हैं। देन गजनवाइड्स जाते हैं, तो इसके बाद कौन आता है, गजनवाइड्स के बाद आते हैं सेल्जुकिड। सेल्जुकिड करके एक डायनेस्टी है, इनकी अगर बात करें गजनवाइड्स की, तो ये रूल करते हैं 962 AD से लेके 1186 AD तक इनका रूल रहता है। देन आते हैं सेल्जुकिड। देन आता है आपका बहुत ही छोटे रीजन में ख्वारिज्मी एम्पायर या फिर ख्वारिज्मी डायनेस्टी। इसको ख़त्म करने का काम आगे करेगा जाके चंगेज़ खान। ये अभी की बात नहीं हो रही है, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यहाँ पे फोकस करेंगे गजनवाइड पे। महमूद ऑफ गजनी का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो इसी डायनेस्टी से था, इसी एम्पायर से था वो, ठीक है। जो कहाँ पे रूल कर रहा है, वो जो ट्रांस ऑक्सीनिया वाला रीजन है जो, ठीक है, ये जो ट्रांस ऑक्सीनिया और जो खुरासान वाला रीजन है, यही है गजनवाइड एम्पायर, यहीं से वो आया था,
ठीक है। तो चंगेज़ खान ही इसको ख़त्म करता है फाइनली, ख्वारिज़मी एम्पायर को, चंगेज़ खान। और ये कब की बात है? ये है 13th सेंचुरी AD, मतलब 1200 से 1300। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम ये 1000 से लेके अब मान लो कि 1194 या फिर 1198 तक की बात करने वाले हैं। और ये बात चल रही है 13th सेंचुरी AD की, मतलब 1200 से लेके 1300 की, ठीक है। तो ये है, आज हम कहाँ पे फोकस करने वाले? मेनली गजनवाइड एम्पायर पे, यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे जो गजनवाइड एम्पायर है, ठीक, गजनवाइड एम्पायर, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जो गजनवाइड एम्पायर फिर गजनवाइड डायनेस्टी है, इसका जो फाउंडर हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम था अलप्तगीन, ठीक है। अलप्तगीन वॉज द फाउंडर। ये एक तुर्क स्लेव था, क्या था? गुलाम था, तुर्क था। यहाँ से तो इस्लाम नहीं था, मतलब मुस्लिम नहीं था ये ओरिजिनली ही वॉज अ तुर्क, ठीक है, जिसको स्लेव बना के ले गए। ही वॉज अ कन्वर्ट हुआ एंड देन, ठीक है, एंड देन काइंड ऑफ इसने गजनवाइड एम्पायर की नींव रखी। ही वॉज अ तुर्क स्लेव, रिमेंबर दिस थिंग, तुर्क स्लेव, ठीक। देन इसके बाद आता है कौन? इसके बाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, इन दोनों ने मेनली, इनका मेन रोल ये रहा था कि जो जबोलिस्तान वाला एरिया है, कबोलिस्तान वाला एरिया है, ये पूरा पूरा लेट पार्ट ऑफ द 10th सेंचुरी AD, मतलब 980 AD तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने कंट्रोल में ले आए। अभी ये इस रीजन में है गजनवाइड एम्पायर। अफगानिस्तान पूरा मैं अगर बात करूँ तो किसके अंडर में? हिंदू रूलर्स के अंडर में है। ये धीरे धीरे जबोलिस्तान और कबूलिस्तान को अपने अंडर में ले आते हैं दोनों। कौन? अलप्तगीन और सुबुक्तगीन, ठीक है। अलप्तगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद आता है कौन? तो ये ध्यान रखना, जबोलिस्तान वाला जो पूरा एरिया है, जो प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, उसको ही अपने अंडर में ले आते हैं, और सर्टेन पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी। अब इसके बाद आता है, सुबुक्तगीन के बाद, महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनवी। और यहां से अब ये जो इन लोगों ने कॉन्कर किया अफगानिस्तान को, ठीक है, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जबुलिस्तान कबुलिस्तान को कॉन्कर करने के बाद, यहां पे पेशावर में बैठी हुई हिंदू शाही डायनेस्टी। कौन? हिंदू शाही डायनेस्टी बैठी हुई थी यहां पे। इस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, और इसके रूलर का नाम था क्या? रूलर का नाम था जयपाल, ठीक है, जयपाल था रूलर का नाम। तो जयपाल को हराने का काम तो किया था सुबुक्तगीन ने, सुबुक्तगीन ने हराया था जयपाल को। इसी वजह से थोड़ा सा ये पेशावर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, काबुल से पेशावर की तरफ शिफ्ट इन्होंने ही किया था। किसने? सुबुक्तगीन ने। और पेशावर से धीरे 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 ये लाहौर की तरफ मूव होने लगे। क्यों? क्योंकि वहां तो जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? आपको पता है, यहाँ पर गजनवाइड एम्पायर है, धीरे धीरे ये पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, और इस्लाम में अगेन एक्सपेंशन का वो सब रहता है, तो यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं था ऑफ एक्सपेंशन। इनके लिए जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन था वो ईस्ट साइड था, इसीलिए अभी ईस्ट की साइड मूव करने लगे। और मेनली इनकी जो कैपिटल थी पेशावर, जो तब पेशावर नहीं होती थी, देन इट वॉज वाई हिंद। क्या नाम था इसका? वाई हिंद। अब जो महमूद ऑफ गजनवी है, महमूद ऑफ गजनवी, वो यहाँ पे अटैक करता है। कहाँ पे? वाई हिंद पे। और इसको हम बैटल ऑफ वाई हिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ वाई हिंद होता है यहाँ पे, बैटल ऑफ वाई हिंद। आगे वैसे लिखा हुआ है सब, जितना आपको नोट करने की जरूरत है, अभी बस समझ लो। दिस इज बिटवीन दी महमूद ऑफ गजनवी वर्सेस जयपाल, ठीक है। जयपाल के अगेंस्ट होता है, जयपाल को क्रशिंग डिफीट देखने मिलती है, झेलनी पड़ती है। क्रशिंग डिफीट तो नहीं बोलेंगे इसको, क्यों? क्योंकि कुछ सोर्सेस तो बोलते हैं कि हाँ, जयपाल को पूरी तरीके से यहाँ पे हरा दिया गजनवी ने, गजनवाइड एम्पायर में लेके गए उसको, एंड वापस फिर छोड़ दिया और कुछ टाइम के लिए पेशावर में रूल करने दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रशिंग डिफीट होती तो पूरे टाइम के लिए रूल ना करने देते, क्योंकि एक हिस्टोरियन हुआ, इस टाइम का नहीं, 17th सेंचुरी का एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था फरिश्ता, ठीक है। इसने बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट करके चीज़ें बताई, ठीक है। जैसे कि इसने बोला कि जयपाल ने जो यहाँ पे हिंदू राजपूत रूलर्स थे, जैसे चौहान, चंदेल, परमार, इन सब से इसने हेल्प मांगी थी, ठीक है। इन्होंने हेल्प करी थी और तब भी नहीं जीत पाया। ये दिखाने के लिए कि गजनवी का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि बाकी और हिस्टोरियंस हमें बताते नहीं, और ये भी इस टाइम का हिस्टोरियन तो है नहीं, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं 11th सेंचुरी AD की, मतलब या फिर लेट 10th या फिर अर्ली 11th सेंचुरी AD की। हाँ,
1000 AD के आसपास बात कर लो, और ये कब का है, ये 1700-1800 का है। तो और कहीं हमें देखने भी नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे राजपूत अपने में लड़ रहे थे, ठीक है, उसकी हेल्प को कहाँ से आएंगे ये, और ऐसा में कोई एविडेंस नहीं मिलता जैसे कि फरिश्ता ने बोला था, ठीक है, क्योंकि तब इस तरीके के एम्पायर जिस हिसाब से इसने बताए थे कि अजमेर में ये बैठे हुए थे और ये सब, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो फरिश्ता बस ध्यान रखिए ना, 17th सेंचुरी हिस्टोरियन जो कि हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता है, बैटल ऑफ वाई हिंद के बारे में। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन यानी इस टाइम के जो हिस्टोरियन थे, उनका नाम था उतबी करके। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो हिंदूज़ हैं उन्होंने ऐसा कोई हेल्प नहीं करी है, तो हिंदूज़ खुद जो है पीछे हट रहे थे गजनवी के इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, क्लियर है। अब जब जयपाल को हराया तो जयपाल ने क्या कर लिया, जयपाल ने कमिट कर ली सुसाइड, जिसको बोलते हैं फ्यूनरल पायर, अंग्रेजी में बोला जाता है फ्यूनरल पायर, ठीक है। जैसे कि अगर आपको याद हो संगम एज में क्या होता था, वो बताओ जल्दी से, जहाँ पर जो किंग होता था, वो किंग और उसके फॉलोअर्स डेथ को एक्सेप्ट कर लेते थे, वो कौन सी एक्टिविटी होती थी जरा बताएंगे, जैसे सल्लेखना की तरह, क्यों। उतबी की जो बुक है दैट इज किताबुल यामिनी, यस, किताबुल यामिनी। सल्लेखना नहीं भाई, सल्लेखना तो वो होता है जो जैन्स में परफॉर्म किया जाता है। वट्टा किरुटल, यस, वट्टा किरुटल होता है वो, ठीक है। तो जयपाल की जब यहाँ पे डिफीट हो जाती है, उसके बाद पेशावर तो चला गया, ठीक है। अब पेशावर के बाद यहाँ पे जयपाल फ्यूनरल पायर जब कमिट कर लेते हैं, तो आते हैं इनके बेटे जिनका नाम था आनंदपाल, ठीक है, आनंदपाल आते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये जो महमूद ऑफ गजनवी है ये थ्रोन पे बैठता है 999 AD के अराउंड में, ठीक है। इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब महमूद ऑफ गजनवी थ्रोन पे बैठता ही है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर बैटल होता है ये 1001 AD में होता है, 1001 ईस्वी में होता है, ठीक है। याद करो महमूद ऑफ गजनवी का कौन सा साउथ इंडिया का रूलर कंटेम्प्रेरी है जो हम लोगों ने देखा था, बता जल्दी से। ओके, तो जो वाई हिंद है वो पूरी तरीके से इनके हाथों से जा चुका था। वाई हिंद जो है ध्यान रखना वो पेशावर ही है आज का, ठीक है, जिसको उद्भांड के नाम से भी जानते हैं, उद्भांड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आनंदपाल वर्सेस महमूद ऑफ गजनवी होता है 1006 AD में, 1006 AD के अराउंड इंडस रिवर के आसपास जो इंडस वाला रीजन है, यहाँ पे बैटल होता है किसके बीच में, हिंदू शाही रूलर्स, जो कि लीड कौन कर रहा था, आनंदपाल और महमूद ऑफ गजनवी। जीत किसकी होती है, अगेन गजनवी की होती है। भले आनंदपाल ने काफ़ी मतलब दिखाया, ठीक है, ब्रेवरी, लेकिन जीत अगेन महमूद ऑफ गजनवी की होती है। और इनफैक्ट ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ भीमनगर एंड नगरकोट, ठीक है, भीमनगर एंड नगरकोट जो आज के पाकिस्तान में है, इनको उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। और एक तरीके से गजनवाइड एम्पायर अब कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका था, गजनवाइड एम्पायर अब यहाँ तक आ चुका था, ये जो पर्टिकुलर रीजन है तक्षशिला और पंजाब तक, ठीक है, लाहौर तक पहुँच चुका था ये। पेशावर गया और लाहौर भी गया। अभी पेशावर किससे वो किया, जो आपके जयपाल थे, और आनंदपाल से क्या एक्वायर कर लिया, जो आपका लाहौर वाला पूरा रीजन है वो। फिर इसने कश्मीर की तरफ रुख किया यहाँ पर, लेकिन कश्मीर में ये जीत नहीं पाया। इसकी यहाँ पर एक सिंगल डिफीट मानी जाती है 1015 AD के टाइम पे, इसकी हार हो जाती है। यहाँ पे बैठी हुई थी क्वीन डिड्डा, जो अगेन हिंदू शाही डायनेस्टी से उनके अगेन कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे, लेकिन जो क्वीन डिड्डा बैठी हुई थी यहाँ पे, और इन्होंने लगभग 26 साल तक यहाँ पे रूल किया। ये माना जाता है कि इन्होंने अपने जो ग्रैंडसन्स हैं उन तक को मरवा दिया था रूल करने के लिए। तो ये जो महमूद ऑफ गजनवी, इसका जो यहाँ पर कश्मीर में जो अटैक था वो सक्सेसफुल नहीं होता, इसको डिफीट झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफी थी वो भी उतनी सूटेबल नहीं थी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। किसी कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकता है, फिर हम
पढ़ते हैं थोड़ा सा राजपूत रूलर्स के बारे में कि राजपूत रूलर्स का क्या कैसा चल रहा था जब यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा था। यानी कि पूरा ज़बुलिस्तान गया, अफ़गानिस्तान गया, पेशावर गया, लाहौर भी चला गया। ये हिंदू रूलर्स यहाँ बैठे क्या कर रहे थे वो देखते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अभी हम देखेंगे कि कारण क्या थे, कारण क्या थे इनकी जीत के। चलो अभी हम वो कारण भी डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले कि वहाँ पे आएँ। ओके, वाई नॉट इन पीपीटी? पीपीटी बनाओगे बता? सर यू मिस्ड माई सुपर चैट निशांत शर्मा। सॉरी निशांत, क्या था आपका सुपर चैट? अब फिर से उसके लिए सुपर चैट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो टिड्डा नहीं था भैया, डिड्डा था यार, जितना मुझे पता, डिड्डा। सॉरी निशांत, सॉरी सॉरी। से कॉलेज में हूँ, गर्लफ्रेंड की शादी हो रही, क्या करूँ? जाओ खाना खाओ जाके शादी में, और क्या बताएं हम। खैर तो ये आप देख सकते हैं, ये रीजन है, ठीक है। ये क्वेटा है आपका, ये मुल्तान है, ये लाहौर है, ये चक्रवाल, ये पेशावर। तो पेशावर गया किसके हाथों से? जयपाल। और देन ये गया आनंद पाल के हाथ। यहाँ पे डिड्डा ने घुसने नहीं दिया। अब यहाँ पे आएगा वो। पता है मेन कारण क्या था इसकी विक्ट्री का? मेन जो कारण था विक्ट्री का, दो तीन कारण थे। एक तो था जिसको हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ जो चीज़ थी, वो थी इक्ता सिस्टम। जो तुर्क थे, जो कहाँ से ये तुर्क हैं, ये कौन है? तुर्क हैं जो तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन से आ रहे हैं। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ट्रांस ऑक्सियना वाला रीजन, खुरासान वाला रीजन, ठीक है, ये सब तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वाला रीजन सब चल रहा ही है। तो जोग्राफी में पढ़ा था ना, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सारे स्थान वाले यहाँ पर कंट्रीज़ हैं। तो एक तो यहाँ के जो घोड़े थे हॉर्सेस, ये बहुत ही तगड़ी ब्रीड के थे। ये यहाँ पर आपको पता है सेंट्रल एशिया के जो ग्रास लैंड है उनको किस नाम से जानते हो? कमेंट में बताओ जल्दी से। ग्रास लैंड यहाँ के किस नाम से जाने जाते हैं? तो दीज आर व्हाट? एस से नाम शुरू होता है। स्टेपीज। भैया यहाँ की जो टेम्परेट ग्रास लैंड होती है, हमने पढ़ा था, टेम्परेट ग्रास जो होती है, ग्रास लैंड की जो घास होती है, बड़ी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। घोड़े तगड़े ब्रीड के थे, चौड़े चौड़े, लंबे चौड़े एकदम थे। यहाँ पे क्या है? आराम से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की चल रहा है, तब तक घोड़े ने आके पीछे से मार दिया। तो इनकी स्विफ्टनेस बहुत ज़्यादा थी इन घोड़ों से। और घोड़े भी अगर थे भी यहाँ तो इनके बहुत हाई ब्रीड के घोड़े थे। ऐसा नहीं कि जो राजपूत रूलर्स थे इनमें कोई करेज की कमी थी, हाँ, या फिर कुछ थी। क्या कमी थी वो भी हम देखेंगे, लेकिन मेनली जो यहाँ पे था दैट वॉज इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम क्या था ये अभी समझिए, आगे आपको हम लोग इसको देखेंगे इक्ता सिस्टम को। ये एकता सिस्टम कुछ इस तरीके से था जहाँ पर एक काइंड ऑफ मिलिट्री रूलर टाइप को हम किसी पर्सन को एक लैंड दे देंगे, एक ज़मीन दे देंगे, एक लैंड असाइनमेंट दे देंगे और बोलेंगे तू इसमें टैक्स कलेक्ट कर। ठीक है, टैक्स वगैरह जितना भी है, पेजेंट से मजदूर जो भी खेती किसानी कर रहे हैं उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट कर इसमें, ठीक। और उसके बजाय तुझे क्या है कि एक मेंटेन करके रखनी है आर्मी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो सुल्तान की हेल्प के लिए तेरे को आना है, और तेरे को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मतलब तेरे कोई हेरिडेटरी राइट नहीं है यहाँ पर, या तुम्हारा कोई ऐसा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उन लोगों पे कि उनसे तुम मजदूरी करवाने लगो, ये कराने लगो। बस तुम्हें टैक्स वसूल करना है और उसके अवज में तुम्हें यहाँ पर एक तरीके की सेना मेंटेन करके रखनी है, ताकि अगर कभी सुल्तान को ज़रूरत पड़े तो तुम उसकी ज़रूरत में आ जाओ। तो एकता सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और दूसरी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था द स्पिरिट ऑफ गाजी, जिसने कि इनको बहुत हेल्प करी। स्पिरिट ऑफ गाजी, स्पिरिट ऑफ गाजी क्या है? स्पिरिट ऑफ गाजी इज लाइक हिंदू खतरे में है। समझो फीलिंग लो तुम, ठीक है। जैसे आज सुनते ना हिंदू खतरे में, ऐसे ही इन्होंने क्या बोला कि इन काफिरों को मारना है। ये काफिर जो इस्लाम धर्म नहीं अब कबूल कर रहे हैं, इनकी जो ज़मीन है ये हड़पनी है और इनको इस्लाम में बदलना है इस ज़मीन को, और इस्लाम में अगर नहीं बदलें तो इनको मार डालना है। ठीक है, तो ये है स्पिरिट ऑफ गाजी। गाजी स्पिरिट बोले तो इस्लाम को, जो ये लैंड ऑफ काफिरों की जो भूमि है, इसको इस्लाम की भूमि बनाना है, इस्लाम की धरती बनाना है इसको। स्पिरिट ऑफ गाजी। अल्लाह अकबर, तकबीर वो क्या है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, तकबीर ऐसा कुछ तो है जहाँ पर वो अल्लाह अकबर बोलने के लिए वो किया जाता है, ठीक है, इंस्पायर किया जाता है। तो वो है एक तरीके के, जैसे ना अल्लाह अकबर मतलब एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं वो। कौन? जो काइंड ऑफ भीड़ है, जो मतलब आर्मी में लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे एकदम से
उनकी एकदम जो टेस्टोस्टेरॉन है वो बूस्ट हो जाएंगे एकदम से, डोपामिन रश होगा उनका, ठीक है, काफिरों को मारना है। तो इस तरीके से क्या है कि इन्होंने धीरे धीरे अगेन, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आर्मी को मोटिवेटेड रखना है तो कुछ ना कुछ तो स्पिरिट दिखानी होगी, तो ये स्पिरिट ऑफ गाजी बहुत काम करी कि ये जो ठीक है, ये जो पूरी जो ज़मीन है इसको धीरे 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 इस्लाम को और स्प्रेड करना आगे। तकबीर नहीं, नाराय तकबीर, यस, नाराय तकबीर करके पूरा कुछ तो होता है ऐसा, उसमें होता है आई थिंक, यस, नाराय तकबीर, यस। जैसे आज बोलते हैं ना कि हिंदू खतरे में, तो मतलब लाइक ओहो, ठीक है, तो वैसे ही कि भाई इस्लाम में बदलना है सबको। तो इस तरीके से स्पिरिट ऑफ गाजी भी बहुत काम करी है। ठीक, इसको बाद में देखेंगे महमूद बिन कासिम को, ठीक है। तो इसके बारे में फ़ैक्ट लिखे हुए हैं सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट अभी हमने पढ़े हैं वही सारे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही वॉज दी सेकेंड इस्लामिक और द फर्स्ट टर्क इन्वेडर, ठीक है, पहला टर्क इन्वेडर था, सेकेंड इस्लामिक था, पहला इस्लामिक ये था, थोड़ा देख लो, मोहम्मद बिन कासिम था, ये एक अरब था, टर्क नहीं था ये, अरब, वो जो हम देख रहे हैं ना जहाँ खलीफा बैठता है वहाँ से आया था ये। राजा दाहिर की जो हिंदू रूलर थे सिंध के, उनकी हत्या करी, और यहाँ पर माना जाता है कि थोड़े टाइम के लिए जजिया काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली में होता क्या था कि यहाँ पे ट्रेड होता था, यहाँ से ट्रेड होता था अरब्स का, और अरब के ट्रेड में कुछ तो दिक्कत पैदा कर रहे थे राजा दाहिर, तो इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था, तो राजा दाहिर को मार दिया गया। अब काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मोहम्मद बिन जब कासिम आया, ठीक है, तो जो राजा दाहिर की जो दो बेटियां थीं, ठीक है, इनको लेके गया वहाँ पे, दैट इज़ अरब में, और उन्होंने बोला कि भाई इसने मतलब इसने तो हमें पहले ही यूज़ कर लिया है, आप हमें क्या यूज़ करोगे अब, ठीक है, तो इसको फिर मरवा डाला गया था मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये काफ़ी सारी स्टोरीज चलती हैं। खैर, तो राजा दाहिर, ओके, इसको मारा मोहम्मद बिन कासिम, तो इसको पहला इस्लामिक इन्वेडर बोलते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बस थोड़ा सा ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले तो। और सर्टन पार्ट, थोड़े से पार्ट में जजियस ने इंट्रोड्यूस किया। महमूद ऑफ गजनी की अगर बात करेंगे तो महमूद ऑफ गजनी ये पहला टर्क इन्वेडर था और सेकंड इस्लामिक, तुर्कमेनिस्तान रीजन से आए थे, ठीक है, और 17 बार माना जाता है इंडिया में इसने अटैक किया, 1001 से लेकर 1027 के बीच में। पहला अटैक 1001 AD में हुआ, जयपाल, बैटल ऑफ पेशावर वॉज फॉट बिटवीन गजनावाइड आर्मी एंड राजा जयपाल, ठीक है। देन बैटल ऑफ वाई हिंद क्या है, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गजनी एंड हिंदू शाही रूलर्स, जिसमें कि आपके जयपाल, उनके बेटे आनंदपाल, ये सब आएंगे, ठीक है। जयपाल लॉस्ट पेशावर एंड जो कि आपका वाई हिंद था, और आनंदपाल लॉस्ट दी लाहौर वाला रीजन, ठीक है। इसकी डेथ कब हो जाती है, डेथ होती है 1030 AD में। और इसका जो मोस्ट फेमस अटैक है ये कब हुआ था, 1025 में, लेकिन उस पर अभी आते हैं, रुक जाइए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा राजपूत डायनेस्टीज के बारे में समझते हैं। तो ये तो हो गया गजनवीड एम्पायर जो यहाँ तक फैल चुका था, अभी पहले नहीं था, पहले अभी मैंने को होता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा हिंदू शाही के रूलर्स के अंडर में हुआ करता था। ये धीरे 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 पूरा यहाँ पर तक आ गए थे गजनवीड, और यहाँ तक कन्वर्जन्स ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं हो चुके थे, क्योंकि जब भी ये लोग काइंड ऑफ जिस भी लैंड को एक्वायर करते थे वहाँ पर कन्वर्जन्स तो खैर होते ही थे, ओके। उसके बाद यहाँ पर हिंदू शाही यहाँ तक सिमट के रह गए थे, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, लेकिन बहुत ही छोटे पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे दैट इज़ ये जो मुल्तान वाला रीजन है, जो सिंध वाला रीजन है, ये अब एक बफर के तौर पे बचा हुआ था इन राजपूत रूलर्स और इस गजनवीड एम्पायर के बीच में। राजस्थान वाला जो एरिया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन थे, चौहान थे, शाकंभरी के चौहान बोलते हैं इनको, ठीक है। कहाँ के चौहान है ये, शाकंभरी के, शाकंभरी इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। अभी तक ये दिल्ली में गए नहीं थे, ध्यान रखना, ये अभी राजस्थान में है। ये कहाँ से निकल गया है, तो जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है वहीं से निकल गया है, चौहान, सोलंकी, परमार, चंदेल, तोमर, ये सब, ठीक है। तो सोलंकी कहाँ रूल कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, गुजरात में रूल कर रहे हैं सोलंकी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि सोलंकी कहाँ पे रूल कर रहे हैं, गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ पे। परमार ये मालवा वाले रीजन में रूल कर रहे हैं, कल भी इनके बारे में देखा था। तोमर ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, तोमर कहाँ बैठे हुए हैं, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं तोमर्स, ओके। और चंदेल की अगर बात करेंगे तो चंदेल जो है ये बैठे हुए हैं कहाँ पर, ये जो कलिंजर का जो फोर्ट है, कलिंजर के किले में बैठे हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो इनका जो रीजन है दैट इज़ आपका ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, महोबा हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। मेनली तो जो महोबा वाला रीजन है यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, महोबा हो गया एंड खजुराहो हो गया, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन्होंने ही बनवाए थे,
ठीक है। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनवाए थे। तो महोबा और खजुराहो ये चंदेल के अंडर में था। तोमर दिल्ली में बैठे हुए थे, चौहान राजस्थान में बैठे हुए थे, सोलंकी गुजरात में, परमार मालवा वाले रीजन में, कलचुरी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलचुरी भी यहाँ पे है। बाकी और ज़्यादा हमें ईस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो साउथ में जाने की ज़रूरत है, अभी सिर्फ हमें यहीं पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक, अब गजनवाइड मतलब जो महमूद ऑफ गजनी है, ये अब मेजर अपना जो अटैक करता है, ठीक है, एक इसका जो मेजर अटैक होता है वो होता है 1015 AD में। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। इसका जो एक मेजर अटैक होता है वो होता है 1015 में, 1015 AD में इसका वन ऑफ द मेजर अटैक होता है, जहां पे, ठीक है, गजनी पहले तो मथुरा एक्वायर करता है। इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बाई कलचुरी रूलर कोकाला द सेकेंड। ठीक है, जो कलचुरी रूलर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है कोकाला दी सेकेंड, ये कलचुरी रूलर इसको गजनी जो गजनी है, महमूद ऑफ गजनी, इसको बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है, लेकिन फाइनली हार जाता है कलचुरी रूलर कोकाला दी सेकेंड। ठीक, मथुरा को लूटने के बाद अब ये बढ़ता है आगे कहाँ की ओर, कन्नौज की तरफ। अब कन्नौज पे कौन बैठा होगा, गुर्जर प्रतिहार का रूलर बैठा होगा उस वहाँ पर, और वो जो गुर्जर प्रतिहार का रूलर है जो कल हमने देखा था, ये भाग निकलता है। ठीक है, ये भाग निकलता है, और यहाँ पे बैठा हुआ था कौन, वो जो भाग निकलता है, रजयपाल। ही फ्लेड, कोई रेजिस्टेंस दिया ही नहीं, आराम से उसने मथुरा को, देन उसके बाद ये जो आपका रीजन है वृंदावन, उसको करने के बाद ये ही मूव टू कन्नौज, और कन्नौज की जो प्रतिहार की जो कैपिटल थी कन्नौज, उसको पूरी तरीके से इसने रैंसैक कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया, क्योंकि इसके रूलर तो भाग ही गए डर के मारे। ठीक है, तो इसने दबा की लुटाई मचाई जो 1015 AD में अटैक हुआ था, और बहुत काफ़ी अमाउंट ऑफ, हम बोल सकते हैं, वेल्थ यहाँ से लूट के ले गया था। मेन इसका जो यहाँ पर अटैक का रीज़न था, दैट वाज वेल्थ को लूटना, सो दैट ये वेल्थ को लूट के जो ये मेन वाला जो इनका रीजन है, दैट इज़ जो आपका सेंट्रल एशिया, या फिर जो जिसको आज को मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो वाला जो रीजन है, अरब रीजन, वहाँ पे मेनली इनको अपना रूल स्थापित करना था। तो इसलिए उसके लिए वेल्थ यहाँ से ये लूट लूट के लिए जा रहा था, बिकॉज इसको अपने गजनवाइड एम्पायर को और बढ़िया करना था, और वेस्ट में मेनली तो इसको क्या करना था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन इसका मेन की ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ लूटना की ऑब्जेक्टिव था इसका यहाँ पे। ठीक, इसके बाद ये फिर अटैक करता है। ठीक है, इसके जो फिर अटैक होते हैं वो जैसे एक 1019 AD में और 1021 AD में इसके अटैक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्पेसिफिक इसको कुछ ज़्यादा मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि कन्नौज में जो रजयपाल भागे, इसके बाद जो चंदेल डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, जो बुंदेलखंड वाले रीजन में बैठे हुए महोबा और खजुराहो में, ये इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि इसने जो है जो हरकत करी थी रजयपाल ने, इसकी वजह से इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं किसको, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं त्रिलोचन पाल को। ठीक है, त्रिलोचन पाल जब ये दोबारा आता है 1019 AD में, इन त्रिलोचन पाल को भी हराता है। त्रिलोचन पाल हराने के बाद अब चंदेल रूलर विद्याधर से इसका आमना सामना होता है। ठीक है, और पहली बार, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि महमूद ऑफ गजनवी रुका यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि जब इनकी आर्मी देखी ना विद्याधर की, 1.5 लाख की मतलब काइंड ऑफ फुट सोल्जर्स थी, लगभग 36,000 कैवलरी यानी घुड़ सेना थी, 700 के तकरीबन एलिफेंट्स थे। तो जो महमूद ऑफ गजनवी है उसकी फोर्सेस और विद्याधर की फोर्सेस आमने सामने तो आई, लेकिन बैटल हुआ नहीं। अभी गजनवी को पता था कि अगर हुआ तो ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1021 AD के टाइम पे ये जो फेस ऑफ हुआ दोनों के बीच में, ओके, वहाँ पे एज सच बस ये बोल दिया गया कि ठीक है, आप नॉर्मल ट्रिब्यूट देते रहना, नॉर्मल ट्रिब्यूट दे दो, एंड इसको वॉर को मतलब काइंड ऑफ नहीं होने देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये वॉर रुक गई। तो चंदेल रूलर्स ने यहाँ पे चंदेल रूलर विद्याधर थे, उन्होंने यहाँ पर महमूद ऑफ गजनवी को फोर्सेस को यहाँ पर रिस्टेट कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका जो आखिरी मेन अटैक होगा वो होगा 1025 AD में,
और ये होता है सोमनाथ में। एंड सोमनाथ का मंदिर ये लूट के लेके जाता है। कहीं कहीं पे इसी को लास्ट अटैक बताया गया है, तो कहीं पे इसको 16th अटैक बताया गया है। 17th लास्ट अटैक इसका बताया गया है, जब ये सोमनाथ का लूट के ले जा रहा था। तो एक खोखर यहाँ पे ट्राइब है, ठीक है, या फिर कई बार दिखाया जाता है कि भाई जो जाट हैं यहाँ के, उन्होंने इसको लूट लिया, फिर इसका सामान लूट लिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसका बदला लेने आता है 1027 या फिर 1028 एडी के टाइम पे। और 1030 में 1030 में इसकी डेथ हो जाती है, ही डाइड, ये मर जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक किस तरीके से गजनवी ने 17-12 अटैक किया और दबा के लुटाई मचाई। इसके टाइम पे कुछ तो यहाँ पे राइटर्स हुए, ध्यान रखना, फिरदौसी इसके टाइम के हैं, वो फरिश्ता नहीं था इसके टाइम का, वो 17th सेंचुरी का था, ठीक है। फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखी, और अल बरूनी जिसने की तहकीक हिंद लिखी, और ऑल्सो नोन एज किताबुल हिंद, ठीक है, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नोट क्या करना है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी बस यहाँ कैसे मरा वो, अब मर गया, अब क्यों फालतू में इतना टेंशन ले रहा। मरने के पीछे क्या सच कोई क्लियर रीजंस तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि इसके मरने के बाद गजनवीड एम्पायर ऐसा कोई इसने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बना के नहीं रखा था कि बस लुटाई मचाया हुआ था। तो ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि इसका बहुत प्रोमिनेंट सक्सेसर आ गया था, प्रोमिनेंट सक्सेसर नहीं आ पाया था इसका। और जो गजनवाइड एम्पायर इसने यहाँ पर एक्सपेंड किया था, तो कोई ना कोई तो इसके बिहाफ पे रूल कर ही रहा होगा, इसके स्लेव्स वगैरह ये सब, वो रूल उनका कॉन्टिन्यू था। और ये जो राजपूत रूलर्स थे, ये अभी तक सीरियस नहीं हुए थे कि भाई अब तो ये वीक हो गया, अब तो इसको यहाँ से खदेड़ दें। अभी भी ऐसा कुछ नहीं था, वो आते थे यहाँ पे थोड़ी बहुत लुटाई मचा के ले जाते थे, और ये आपस में लड़ने में लगे हुए थे। इनकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी राजपूत रूलर्स की, करेज नहीं, ठीक है, ब्रेवरी, बहुत सारी सेना, वो भी प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा ही होती थी इनकी सेना। मेन इनकी प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक है। जब किसी पर अटैक हुआ तो और वो हेल्प मांगने को करता था, तो कोई हेल्प को आता नहीं था जनरली, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे हेल्प को नहीं आते थे, तो ये मेनली आपस में ही लड़े जा रहे थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया चौहान यहाँ पर रूल कर रहे हैं, तोमर दिल्ली में रूल कर रहे हैं, चंदेल कहाँ, परमार कहाँ पे है, ठीक है। अब जो चौहान है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे। अब कौन बैठेगा दिल्ली की गद्दी पे? चौहान, ओके। मलेरिया से मरा था, अच्छा। अच्छा, मलेरिया से मरा था क्या? एनसीईआरटी भी पढ़नी है क्या? एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़नी, जितना पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो तोमर हैं, ठीक है, तोमर के जो रूलर थे अनंगपाल तोमर, ठीक है, अनंगपाल तोमर ने यहाँ पे नींव रखी थी दिल्ली में। तो तोमर्स का रूल हुआ करता था सबसे पहले दिल्ली में। विग्रहाज, ठीक है, ये थे चौहान डायनेस्टी के रूलर, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चौहान रूलर्स इनको कंसिडर किया जाता है। इन्होंने ही कैप्चर्ड पहले तो चित्तौड़ जो राजस्थान में है, उसको कैप्चर किया इन्होंने, एंड उसके बाद दिल्ली को कैप्चर किया। ही कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम तोमर्स, कैप्चर कर लिया था लगभग 1151 एडी के टाइम पे, लेकिन तोमर्स को रूल करने दिया एज ए फ्यूडेटरीज, यानी कि उनके सामंतों के तौर पे इनको रूल करने दिया, ठीक है। विग्रहाज जाने जाते हैं संस्कृत ड्रामा लिखने के लिए, जो अनसुपर लेख है आपका उसको भी बनाने के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे अनसुपर लेख का अलग मिलता है कि भाई अनसुपर लेख किसी और ने बनवाया, तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बस ध्यान रखना थोड़ा विग्रहाज के बारे में। चित्तौड़ कैप्चर किया था और दिल्ली को कैप्चर किया था फ्रॉम तोमर। और फाइनली पृथ्वीराज दी थर्ड आते हैं हमारे। कौन? पृथ्वीराज दी थर्ड, जिनको कि हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं।
और ये पृथ्वीराज चौहान 11 साल की एज में, 11 ईयर्स ऑफ एज में गद्दी पे बैठते हैं दिल्ली के। 1171 AD की बात है, ये 1171 AD की बात है। और इनके एक्सपेडिशंस होते हैं, इनके अगर एक्सपेडिशंस की बात करेंगे, ठीक है, इनके एक्सपेडिशंस की बात करेंगे तो सबसे पहला इनका एक्सपेडिशन था चंदेल। तो चंदेल सबसे हम बोल सकते हैं कि पावरफुल, वन ऑफ द पावरफुल थे, क्योंकि अगर आप देखो तो चंदेल ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था महमूद ऑफ गजनवी को, है ना, किया था कि नहीं विद्याधर ने। तो चंदेल के खिलाफ इन्होंने एक्सपेडिशन कैरी आउट किया, चंदेल ऑफ खजुराहो। ओके, आपने अगर, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं आल्हा उदल की स्टोरी, सुना है कभी आल्हा उदल का नाम? तो आल्हा उदल ने जो दो भाई थे, माना जाता है यहीं पे अपनी ब्रेवरी दिखाई थी। मैं कहानी पे तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। वो इन्हीं के खिलाफ जब पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल पर अटैक किया था, अटैक तो किया था पृथ्वीराज चौहान ने और जीत भी गए थे, लेकिन एज सच कोई थ्रोन पे नहीं बैठा था यहाँ पर, ठीक है। बस इनको हरा दिया था और हरा के वापस चले गए थे, सिंपल, ठीक है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान अपना एक्सपेडिशन कैरी आउट करते हैं। ये कब की बात है? ये हम बोल सकते हैं 1180 के आसपास की बात है ये, ठीक है। देन 1182 में से लेके 1187 के बीच में ये एक्सपेडिशन कैरी करते हैं अगेंस्ट दी चालुक्याज ऑफ गुजरात, जो गुजरात में चालुक्याज बैठे हैं उनके अगेंस्ट, और हार जाते हैं। यस, ये हार जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनके जो तीसरे सबसे बड़े राइवल थे वो थे गहड़वाल, जो गहड़वाल या फिर गढ़वाल, जो राजपूत रूलर्स थे ऑफ कन्नौज, कन्नौज में बैठे हुए थे गहड़वाल। अगर आपने सुना हो, ठीक है, सुना तो होगा ही आपने, वो संयोगिता वाली स्टोरी की, जो गहड़वाल रूलर थे जयचंद, उनकी एक ब्यूटीफुल डॉटर थी, उनका नाम था संयोगिता, जिनसे शादी करी थी, स्वयंवर से इनको उठा ले गए थे पृथ्वीराज चौहान, जिसके खिलाफ ये काफ़ी नाखुश थे, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी का इनवाइट किया इन्होंने और मोहम्मद गौरी इंडिया आया, जो कि कंप्लीटली फॉल्स स्टोरी मानते हैं हिस्टोरियंस, क्योंकि ये बहुत बाद में लिखी गई पृथ्वीराज रासो, या फिर हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ पृथ्वीराज जो रासो थी उसमें हमें एक्चुअल फैक्ट जानने को नहीं मिलते हैं। और इनफैक्ट जो आप मूवी में अगर आपने देखा होगा, वो जो आई थी पृथ्वीराज चौहान से एसोसिएटेड, यही जो पृथ्वीराज जी थर्ड है, इन्हीं को ही पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है, तो कोई अलग नहीं है वो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वो थर्ड करके पूछता है जनरली, तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने पृथ्वीराज जी थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो में ये वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ब्रज भाषा में ये लिखी गई है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, और ये चंद बरदाई ने लिखी है इसको, ठीक है, चंद बरदाई द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और कब लिखी गई है? तो ये 12th सेंचुरी के टाइम पे है, ठीक है। 12th सेंचुरी AD के टाइम की बुक है ये, क्लियर? ओके, ब्रज भाषा में लिखी गई है, लेकिन अगेन इस पे हिस्टोरियंस बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ तो था, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ, राइवलरी तो थी, जो गढ़वाल राजपूत रूलर्स थे इनके खिलाफ इनकी राइवलरी तो थी, बिल्कुल थी। अब वो हमें कैसे पता चलता है? ऐसे देखो, वैसे तो बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी को उसने इनवाइट किया था जयचंद ने, लेकिन ऐसा नहीं था। मोहम्मद गौरी की अगर बात करेंगे तो जो गजनवाइड एम्पायर है, अभी जो भी हम पढ़ रहे थे महमूद ऑफ गजनवी का, जो 17 बार अटैक किया भारत में, उसका एम्पायर धीरे 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 वीक हो गया, वहाँ पे वो मर गया और धीरे धीरे वीक हो गया। तो वहीं पे ही ये एम्पायर निकल के आया, ये घुरिड एम्पायर हम बोल सकते हैं, घुरिड एम्पायर, उसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। ये दूसरा तुर्क इन्वेजन होने वाला था इंडिया में। सबसे पहला इसने अटैक किया 1175 में, 1175 में इसका पहला अटैक होता है इंडिया में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 1173 की बात है, 1173 की बात है, जब ये गजना के थ्रोन पे, फिर हम बोल सकते हैं कि जो वहाँ का थ्रोन है, वहाँ पे थ्रोन पे बैठते हैं घुरिड। वैसे तो एक्चुअल में इट वॉज द ईयर 11, वही हम बोल सकते हैं 1173 के आसपास की बात है, जहाँ पर इसका बड़ा भाई एक्चुअल में बैठता है, जिसका नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो गियासुद्दीन मोहम्मद, इसका छोटा भाई था जिसका नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद, मोइजुद्दीन मोहम्मद। और ये जो मोइजुद्दीन मोहम्मद है, इसका छोटा भाई, ठीक है, यही है मोहम्मद गौरी। इसी को बोलता है गियासुद्दीन मोहम्मद कि भाई मैं वेस्ट देखूंगा, तू ईस्ट देख, तू इंडिया की तरफ जा, मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ तो इंडिया की तरफ जा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, सैम, ओके। तो 1175 AD में 1175 ईस्वी में इसका पहला अटैक होता है,
ठीक है। 1175 एडी में इसका पहला अटैक होता है। पता है कहाँ होता है? 1175 में मुल्तान में, और मुल्तान को ये कैप्चर भी कर लेता है। उसके बाद 1170 एडी में इसका अटैक होता है गुजरात में। तो ये गुजरात के रास्ते घुसना चाह रहा था इंडिया में और दिल्ली को कैप्चर करना चाह रहा था, लेकिन समझ रहे हो? हाँ, तो किसके द्वारा? वो भी नाइकी देवी। एक्चुअल में भीम टू रूलर थे। ओके, तो ये चालुक्यन रूलर थे। ठीक है, चालुक्य के फ्यूडेटरी थे सोलंकी, तो कहीं कहीं सोलंकी भी दिख सकता है आपको, लेकिन मेनली तो चालुक्यास। ठीक है, तो भीम टू मेन थे, लेकिन वो छोटे थे। तो मेन रूल कौन कर रही थी? नाइकी देवी, और हार गए मोहम्मद गौरी। अब तुम सीखो मोहम्मद गौरी से एक चीज़। क्या? ये जब हार गया तो ये ऐसा रोने पीटने नहीं लगा, ले हार गए हार गए, अब क्या ही होगा, अब तो हमारा हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं है, ऑल इंडिया जो एसएससी में हम दिल्ली कैसे जाएंगे, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। लो पहले एग्ज़ाम में हम तो फेल हो गए। इसने क्या किया? इसने अप्रोच चेंज किया। रोया नहीं, अप्रोच चेंज किया कि यार यहाँ से नहीं अटैक ठीक है, यहाँ से अटैक ठीक है। कहाँ से? पेशावर के थ्रू अटैक सही है। पेशावर अब किसके अंडर में था? गजनवाइड। घुरिद भैया ये देखो, ठीक है, घुरिद अभी भी यहाँ बैठे होंगे, मेनली यहाँ से ओरिजिनेट हुए। गजनवाइड एम्पायर तो बढ़ चुका था, पेशावर तक आ चुका था, लेकिन घुरिद यहाँ पर ओरिजिनेट हुए। ये धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हुए, और घुरिद ने इसने सोचा कि यार यहाँ के थ्रू अटैक ठीक नहीं है, यहाँ के थ्रू जाते हैं अभी। तो ये पेशावर के रास्ते के थ्रू जाता है। इसने अप्रोच चेंज करी अपनी, रोया नहीं है। तो इसने सबसे पहले क्या किया? ही कॉन्कर्ड द पेशावर फ्रॉम द गजनवाइड। ही कॉन्कर्ड पेशावर, पेशावर को कॉन्कर किया इसने फ्रॉम गजनवाइड। ठीक है, फ्रॉम गजनवाइड। और गजनवाइड वहाँ था कौन उस समय? खुसरो मलिक बैठा हुआ था। ये शायद ही फैक्ट पूछे आपसे खुसरो मलिक वाला, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके बाद इसने 1191 में एक गलती करी, जो कि अब देखो ना कैसे है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको मोहम्मद गौरी से। 1191 एडी में, ठीक है, 1191 में पेशावर तो इसने कॉन्कर कर लिया। पेशावर कॉन्कर करने के बाद ये आगे बढ़ा, और ठीक है, मुल्तान भी इसके अंडर में ही चुका था, लाहौर वगैरह में गया, ये लाहौर को कैप्चर किया, और उसके बाद सीधे जाके ताबर हिंद का जो फोर्ट है इसको इसने कैप्चर कर लिया। ताबर हिंद जो आज का भटिंडा पंजाब वाला रीजन है, उसको इसने कैप्चर कर लिया 1191 में। अब जैसे ही ये देखा किसने? बैठे हुए दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान ने, भाग के गए इससे पहले कि अपनी पावर को कंसोलिडेट करे, इसको यहाँ से भगा दिए, कायदे का डिफीट दिए इसको। ठीक है, ताबर हिंद में जो फोर्ट में बैठा हुआ था, इसको कायदे की यहाँ पर इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन, जो तराइन का युद्ध हुआ था दिल्ली और ये पंजाब के जो पास में पड़ता है रीजन तराइन, 1191 एडी में। और बहुत भयंकर डिफीट दी मोहम्मद गौरी को, और जैसे तैसे जिंदा बच के निकला। एक इसी का आर्मी जनरल था जिसने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वुंडेड हो चुका था, ठीक है, तो इसको जैसे तैसे इसको बचा के ले गया। और फाइनली ऐसा नहीं कि ले यार फिर से हार गए, अब तो हम दिल्ली अब क्या ही कैप्चर कर पाएंगे, दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए हम। ठीक है, अगेन ये रोया नहीं। इसके बाद फिर से इसने स्ट्रैटेजिकली फिर से वो इसने क्या किया? अटैक किया। कैसे? जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, ठीक है, इस चीज़ को लेकर कि जो मोहम्मद गौरी है उनको लगा था ये ठीक है, गजनवी की तरह ये लूटने आया था, मैंने इसको भगा दिया। लेकिन इसका सिर्फ लूटने का नहीं, इसका था दिल्ली के सत्ता पे बैठना, उसको काबिज करना इसका मेन एम था। वो ये चीज़ वहाँ पर नहीं पाए, और मेनली थोड़ा सा माना जाता है मेरी मेकिंग और ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, नहीं बहुत ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, तो ताबर हिंद या फिर जिसको बैटल ऑफ तराइन जो आज के मतलब वही, अगर मैंने बताया दिल्ली और पंजाब के पास में जो हरियाणा का रीजन है, अगर आप करनाल वगैरह जानते हो तो वहाँ पर ये पड़ता है आपका, ठीक है, जो तराइन है। ओके, फिर अब अटैक होता है 1192 एडी में, और ये अब गौरी जीत जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, काफ़ी भयंकर डिफीट यहाँ पे देखने को मिलती है पृथ्वीराज चौहान को या फिर पृथ्वीराज III को। अब इनको लेके कई सारी स्टोरीज चलती हैं, एंड दैट इज़ जो इस मूवी में दिखाई गई है कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को ले जाया गया घुरिड एम्पायर वो, या फिर वो जो गजनवाइड एम्पायर है वहाँ पे इनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, यानी अंधा कर दिया गया। उसके बाद वो सब है ना कि तीर चलाओ, मार दिया तुमने सुल्तान को तो छोड़ दिया जाएगा तुमको। और ये फिर जो कौन है ये जयचंद, कौन है ये?
तो ये क्या करते हैं, मतलब ये सब हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं अगेन, ठीक है। तो ये जो है ऐसा दिखाया जाता है मूवी में कि ये मार देते हैं उसको, फिर इन लोगों को जो सिपाही हैं वो मार देते हैं, लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें हिस्टोरियंस बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी नेहरू की गलती है, हाँ लग तो रहा है। और एक्चुअल में जो हुआ था वो ये माना जाता है, ठीक है, कि इनको अजमेर वाला जो रीजन है, सोनू सूद है ये, बिल्कुल हाँ, और ये अक्षय कुमार है। बस बेटा 7 करोड़ जीत गए तुम। कहाँ भिजवा दें बताओ जल्दी से। क्यों? जयेश कुमार सर यू मिस माई सुपर चैट। सबकी मिस किए दे रहे हैं क्या सुपर चैट? पड़ोसी जिला है करनाल, अच्छा 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 अच्छा। सलमान खान है विनर, विनर चिकन डिनर हो गया इन पे। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो मेनली तो इनको ये माना जाता है कि अजमेर ले जाया गया था और इनको रूल करने दिया गया था शुरू में, लेकिन बाद में इन्होंने फिर कुछ रिबेलियन कराया था और बाद में इनको मार दिया गया था फिर, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका सबसे एबल मिलिट्री कमांडर था, स्लेव था, गुलाम था मोहम्मद गौरी का, उसको दे दिया गया हिसार और सिरसा वाला जो रीजन है हरियाणा में, कि तू यहाँ पे रूल कर, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत मत लियो। दिल्ली में, अजमेर में तो ये पृथ्वीराज चौहान हो गए, ठीक है, इनको रूल करने बोल दिया गया कि यहाँ से आप रूल कर सकते हैं। और और दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में अभी भी अगेन दिल्ली तो कर ही लिया है, लेकिन जो तोमर रूलर हैं गोविंद राज, ठीक है, ये पहले हुआ करते थे गोविंद राज, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। गोविंद राज मर गए थे किसमें, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में इनकी हेल्प करते हुए पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करते हुए मर गए थे। पृथ्वीराज चौहान की हेल्प किसी ने नहीं करी थी क्या? तोमर के अलावा और किसी ने नहीं करी थी। सोलंकी इसलिए नहीं करी थी कि जब 1178 में जब अटैक किया था गौरी ने यहाँ पर, तो इन्होंने हेल्प मांगी थी इनसे, चौहान से, तब इन्होंने हेल्प नहीं करी थी। वो बात अलग है कि तब पृथ्वीराज चौहान 12 साल के थे सिर्फ, ठीक है, तो उन्होंने हेल्प नहीं करी थी। बाकी ये जो थे दैट इज़ कन्नौज के गढ़वाल राजपूत रूलर थे, इनके खिलाफ भी पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी बार स्ट्राइक मारी थी। चंदेल के खिलाफ भी काफ़ी बार स्ट्राइक मारी थी। तो कोई हेल्प करने के लिए क्यों ही आएगा अगर आप इतने ज़्यादा अपने, है ना, अपने आसपास के जो रूलर्स हैं उनके साथ इतनी बैर रखोगे तो तोमर में अगर बात करेंगे तो गोविंद राज के जो बेटे हैं उनको बिठा दिया गया था, लेकिन जब ये बात इसको समझ में आई ऐबक को कि इनको हटाना पड़ेगा गद्दी से, क्योंकि अगर आगे एक्सपेंशन करना है तो दिल्ली को स्टेबल करना होगा, और किसी के और के हवाले तो दिल्ली को स्टेबल नहीं छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों को हटाया मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दिल्ली की गद्दी पे बैठा और फिर क्या हुआ, फिर मोहम्मद गौरी फिर से वापस आया, यानी कि इसने 1192 में हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान को वापस चला गया था अपना। 1194 की बात है, ठीक है, 1194 की बात है, ही रिटर्न, गौरी रिटर्नड, ठीक है, गौरी रिटर्न। और गौरी ने क्या किया, देख रहे हो, गौरी ने रिटर्न करके किया जयचंद पर अटैक, जो गढ़वाल राजपूत रूलर थे। अब अगेन अलग अलग थ्योरीज हैं कि जयचंद ने इनवाइट किया था पृथ्वीराज की, उससे बहुत खुश थे, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी उस हार को ये सेलिब्रेट कर रहे थे, बिना ये इस चीज़ का अंदेशा लगाए कि भाई गौरी इन पे भी अटैक कर सकता है। ये आराम से खुश थे, उनको लगा था आराम से हो सकता है सिर्फ दिल्ली पे बैठ जाए, आराम से बैठे, लेकिन दिल्ली पे सिर्फ बैठने वाला नहीं था। जयचंद पर अब अटैक होता है, और जयचंद पे जो अटैक होता है वो 1194 एडी में होता है, जिसको बैटल ऑफ चंदावर बोलते हैं। राजा जयचंद की यहाँ पर बहुत भयंकर डिफीट हुई थी, ठीक है, राजा जयचंद की मोहम्मद गौरी के हाथों में। 1194 में कन्नौज भी इनके हाथों में चला गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका एक फोर्ट हुआ करता था फतेहपुर में, जो आज पड़ता है, फोर्ट ऑफ असनी बोलते हैं इसको, ठीक है, फोर्ट ऑफ असनी को कॉन्कर कर लिया था। और 1194 से लेकर 1198 तक सक्सेसिव इन पे रेड मारते रहे, और 1198 में जाके कन्नौज वॉज कैप्चर्ड, कन्नौज वॉज कैप्चर्ड, कन्नौज पूरी तरीके से कैप्चर हो चुकी थी। ये वापस जाता है अपने, क्योंकि इसको घुरिड एम्पायर भी तो देखना था अपना, और वहाँ पर ये इसका हार होता है 1204 में, 1204 में। अगेन ये एग्ज़ाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, बैटल ऑफ अंधखुई एक हुआ था, ठीक है, जो वही ना ऑक्सस रिवर ट्रांस ऑक्सीजन वाला जो रीजन है वहाँ पे।
ठीक है। एक कारा खनिद दूसला करके डायनेस्टी हुई, उसने हराया था बैटल ऑफ अंधकुई में, इसकी डिफीट होती है। ये अगेन इंडिया में नहीं होता है, ये वो जो ट्रांस ऑक्सीजनल रीजन है वहाँ पे होता है। और 1206 में जब ये वापस आता है इंडिया में और वापस जा रहा होता है तो इसको मार देती है एक ट्राइब। उस ट्राइब का नाम कोई बताएगा? क्यों? उस ट्राइब का नाम एक्चुअली पता है क्या? जब 1175 में इसने मुल्तान कैप्चर किया था तो किससे कैप्चर किया था? यहाँ पे करामतियों का रूल था। करामती एक काइंड ऑफ ट्राइब थी जो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत बुद्धिस्ट थोड़ी बहुत हिंदूज थी, उनको इसने डिफीट किया था और उन्होंने ही इसको मारा। 1206 में ही डाइड, ये मर जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये बैठ जाता है गद्दी में। ये जो बख्तियार खिलजी है ये बिहार और बंगाल का जो रीजन है यहाँ पे रूल करने लगता है। तो बिहार में और बंगाल में इसी का रूल आ जाता है। तभी सेना डायनेस्टी को ख़त्म करने का काम इसी बख्तियार खिलजी ने किया। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे कल से हम शुरू करेंगे 1206 से स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। ठीक है सर, आप प्लीज़ सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन डाला कीजिए हर लेक्चर में। 11-11 क्या करते हो? अच्छा, इफ़ क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम इट। भाई पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? हैं 2 महीने तो हो ही गए और कोई एक सिंगल क्लास ऐसी नहीं है जिसमें वो नहीं है। 11-11 पे ख़त्म। यस, आज की डेट में चोरा सबकी सीट है मतलब। तो 11-11 फाइनली हमारा होता है यहाँ पर लेक्चर ख़त्म। तो कल से यहाँ पर हम देखेंगे डायनेस्टीज़। अब ये सारी चीज़ें इसलिए बतानी पड़ी सो दैट आपको थोड़ा सा फील आए मेडिवल हिस्ट्री में, क्योंकि ठीक है फील के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है चीज़ें कहाँ से बन जाए, हमला अचानक होता है और क्वेश्चन कहाँ से बन जाए तो वो हमें पता नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट और स्पेसिफिक बताए हैं मैंने, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मैंने उतने भी ज़्यादा नाम वगैरह नहीं बताए हैं सो दैट आपको लोड ना हो। लेकिन जो बताया है वो तो आपको याद करना होगा। मैं एक बार रिवाइज़ करवाता हूँ सारा लेक्चर, पूरा लेक्चर, सो दैट आप एक बार आपके माइंड में वो पूरी जो है क्रोनोलॉजी सेट हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये हम यहाँ से कल से पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ तो लेखपाल का चलाई हो गया, इससे कश्मीर आओ कभी स्नोफॉल देखते हैं। अच्छा, एक बार मैं रिवाइज़ करता हूँ। पृथ्वीराज 3 संयोग भी तो यस सर, स्टार्टिंग में ट्रिपल एच की फोटो। अच्छा, थंबनेल भी ट्रिपल एच की फोटो है क्या? तो ट्रिपल एच भी भाई पहले, मतलब अगर मैंने ही दिखाया ट्रिपल एच भी, अगर मान लो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो कैसा दिखेगा, है ना? अब यूएसए भी मान लो, यूएसए भी तो काफिरों की धरती है कि नहीं है? चलो, तो मतलब मानना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले इस्लाम का जन्म हुआ, ठीक है, एंड धीरे धीरे पूरा ये अफ़गानिस्तान आया, पाकिस्तान आया, एंड धीरे धीरे मतलब है अच्छी चीज़ है कि आप एक्सपांड करें, धर्म का प्रचार करें अच्छी तरीके से। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चीज़ें समझते हैं क्या क्या हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा कि यहाँ पर तो था मेनली अरब रीजन, जहाँ पे आपकी कौन सी अब्बासिद डायनेस्टी हुआ करती थी। अब्बासिद डायनेस्टी ने बाद में मंशूर इशू किया, यानी कि फॉर्मल लेटर उस इशू किए सुल्तान को रूल करने के लिए। तो यहाँ पर एक गजनवाइड एम्पायर जन्म लेता है जो खुरासान और जो ट्रांस ऑक्सीजनल रीजन है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आती है समाविद डायनेस्टी, ठीक है, देन गजनवी डायनेस्टी, देन सेल्जुकिड आते हैं, देन ख्वारिज़मी आते हैं। तो हमें लेना देना गजनवी से। गजनवी के रूलर अलप्तगीन हुआ। अलप्तगीन ने पहले थोड़ा सा रीजन यहाँ पर कैप्चर किया, फिर सुबुक्तगीन ने कैप्चर किया अफगानिस्तान रीजन, और फिर उसके बाद 999 एडी में आता है गजनवी, महमूद ऑफ गजनवी जिसको बोलते हैं, गजनवी का महमूद। गजनवी के महमूद ने सबसे पहले अटैक किया 1001 एडी में, जो हिंदू साइड डायनेस्टी थी, और उसके जो रूलर हैं जयपाल, उनको हराने का काम किया। उनसे पेशावर छीना, जिसको हम बोलते हैं वाई हिंद, बैटल ऑफ वाई हिंद हुआ। देन अंगपाल से ये जो लाहौर है वो छीना, जो उनके बेटे थे। उसके बाद उसने अटैक किया यहाँ पर सेंटर पे 1015 एडी में जब अटैक किया, ठीक है, यहाँ पर, तो उसने मथुरा वृंदावन वो कैप्चर किया। और जब 1018 एडी तक पहुँचा कहाँ पर, कन्नौज में, तो वहाँ के जो रूलर थे वो भाग निकले, गुर्जर प्रतिहार रूलर, लेकिन चंदेल रूलर विद्याधर डटे रहे, वहाँ पर खड़े रहे और वो पीछे नहीं हटे। देन उसके बाद 1025 एडी में, 1025 में एडी में सोमनाथ पर अटैक करता है, जिसका लास्ट अटैक माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर सेकेंड लास्ट जो 17th अटैक है, जो इसने जो जाट्स हैं फिर खोखर ट्राइब, उनको मारने के लिए यहाँ पर अटैक फिर से करता ही है। ठीक, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि यहीं पे आपका घुरिड एम्पायर आता है छोटे से रीजन में, जहाँ पर घुरिड में अगर बात करें तो शंसाबीन बोलते हैं उनको।
ठीक है। शंसाबीन कौन थे? जो सेल्जुकिड, नहीं अभी मैंने बताया कि पहले समाविद डायनेस्टी थी यहाँ पे, देन गजनवाइड है, देन सेल्जुकिड है, देन ख्वारिज़मी है। तो सेल्जुकिड के अंडर में ही ये शंसाबीन एक काइंड ऑफ फ्यूडेटरी हुआ करते थे। तो इन शंसाबीन ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी कि अब कुछ फ्यूडेटरी नहीं है, हम सुल्तान खुद के हैं। और इन्होंने टाइटल लेना शुरू कर दिया अल मुअज़्ज़म या फिर अल सुल्तान, कि भैया हम सुल्तान अपने इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब तुम्हारे अंडर में वो अब हम नहीं रहे कि, है ना, वो गुड्डू नहीं है अब हम। तो 1163 एडी में 1163 में थ्रोन पे बैठते हैं, फिर सॉरी 1173 के टाइम पे गियासुद्दीन मोहम्मद और इसका छोटा भाई मोइजुद्दीन मोहम्मद। जो मोइजुद्दीन मोहम्मद है ये इंडिया की तरफ आता है, मोहम्मद गौरी जो की है, ठीक है। मोहम्मद गौरी पहला अटैक करता है 1175 में, मुल्तान को कैप्चर करता है। किन से कैप्चर करता है? अभी मैंने बताया था, उस ट्राइब का नाम क्या था, जल्दी से बताओ, ठीक है, उस ट्राइब का नाम क्या था? तो मुल्तान को कैप्चर करता है। देन यहाँ पे गुजरात से होता हुआ आता है सोलंकी, ये जो चालुक्य उन पर अटैक करता है, लेकिन कोई नैकी देवी भीम सेकेंड मूलराज वो हरा देते हैं, इसको हरा देते हैं। इसका अप्रोच चेंज करता है, पेशावर से आता है। यहाँ पे ताबर हिंद, ठीक है, पेशावर में के रास्ते आता है ताबर हिंद। पहले तो पेशावर को कैप्चर करता है, जो गजनवाइड रूलर वहाँ बैठा हुआ तो उसको हटाता है, चल हटो यहाँ से, पागल कहीं का बैठा हुआ है, उतनी देर से अटैक ना कर रहा है ना करने दे रहा है, हट यहाँ से। तो फिर ताबर हिंद जो है यहाँ पे ताबर हिंद का जो फोर्ट है, जो आज का बठिंडा है पंजाब में, उस पर जाके बैठ जाता है। पृथ्वीराज चौहान बोला कि अबे तेरे को ज़्यादा मस्ती सवार है, उधर यहाँ से भगा देते हैं इसको। जैसे तैसे जान बचा के भागता है, वॉज लाइक कि बदला तो लूँगा अब मैं। तो बदला लेने आता है 1192 एडी में और हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। तो आपको क्या लेना है? इंस्पिरेशन लेना मोहम्मद गौरी से, कि अगर कुछ ना हो, सही ना हो, अप्रोच चेंज करो। फिर भी वो हो, फिर से अगर तुम्हें पता नहीं अप्रोच तो सही है, ये मैं जहाँ से मार रहा हूँ सही है तो सही, बस थोड़ा ही बाकी रह गया, तो फिर से हिट करो, दोबारा हिट करो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यूं सक्सेस मिली कि ये वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बन चुका। अगर सोचो, अगर ये मोहम्मद गौरी ना आता और अगर इसको यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और अगर ये कभी फिर इस्लामिक इन्वेजन यहाँ पे ना होता, तो शायद फिर यहाँ पर कभी इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन होता ही ना। वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाता पेशावर वाले रीजन तक, और इंडिया में कभी इस्लामिक इन्वेजन ना होता। और जो ये सब इंडिया की जो मूर्ति कला है, वास्तु कलाएँ जो तोड़ी गई हैं, मतलब आप देखो कहीं पे भी जाके, जैसे मैं कलिंजर में गया था तो हर चीज़ टूटी हुई है, हर चीज़, हर देवी देवताओं की मूर्ति खंडित है। भैरव जी की एक बहुत बड़ी, मतलब वॉल में बनी हुई बहुत बड़ी, वो टूटी हुई है। मतलब नॉट इवन अ सिंगल चीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो टूटी ना हो। नाक मेनली सबकी टूटी हुई है। और ऐसा लग रहा है जैसे, नहीं, आइसक्रीम जब हम निकालते हैं स्कूप से, तो ऐसा लगता है कोई तो उन्होंने ऐसा कुछ यूज़ किया है कि उससे पूरा ऐसा लगा है कि जैसे ना चम्मच से टाइप ऐसा कुछ तो काटा है उन्होंने, ठीक है। तो हर मूर्ति टूटी फूटी है। तो खैर वो ना होता, लेकिन खैर रियलिटी इज़ रियलिटी। तो ये है कि 1192 एडी में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और राजपूत में सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की, और कुछ नहीं था। ब्रेवरी भी थी, ठीक है, फोर्सेस भी थी, बट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था, जिसकी वजह से इसने पहले 1192 एडी में पृथ्वीराज III या पृथ्वीराज चौहान को हराया, जो कि चौहान ऑफ शाकंभरी थे, पहले राजस्थान में थे, जिन्होंने फिर हटाया था दिल्ली से तोमर को। किसने हराया था? कौन से रूलर थे जिन्होंने तोमर्स को हटाने का काम किया था? क्यों, कौन थे वो जिन्होंने तोमर्स को हटाने का काम किया था? तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की हार होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। अजमेर से कुछ टाइम के लिए रूल करते हैं, ऐसा माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक पहले जो हिसार और सिरसा में बैठता है, वो यहाँ से हटाता है दिल्ली से गोविंदराज के बेटे को। गोविंदराज पे मर गए थे इसमें, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, जो तोमर डायनेस्टी के रूलर थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। उनके बेटे को हटाता है और पृथ्वीराज चौहान को हटाता है, एंड वहाँ पे गद्दी में बैठता है। फिर से वापस आता है 1194 में मोहम्मद गौरी, और अब अटैक करता है राजा जयचंद पे, जो कन्नौज के गढ़वाल राजपूत रूलर हैं, और उनको हरा के असनी का फोर्ट फतेहपुर जो डिस्ट्रिक्ट में, उसको कॉन्कर करता है। और 1198 में पूरे कन्नौज को कैप्चर कर लेता है, और बिहार और बंगाल वाले रीजन में बख्तियार खिलजी जाके उत्पात मचाता है वहाँ पे जाके, ठीक है। और इसकी डेथ हो जाती है 1206 ईस्वी में, 1206 में। और 1204 में इसका एक तो छोटा सा बैटल है, बैटल ऑफ अंधखुई, ट्रांसऑक्सियन रीजन में, जहाँ पे हारता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आपको क्या समराइज़ करके रखना है? जो मैंने समराइज़ किया है वो बस आपको याद रखना है, ठीक है। याद रहेंगी इतनी चीज़ें, थोड़ा तो रिवाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा तो रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाली चीज़ है,
जैसे ये वाली चीज़ है, जैसे ना आपको पता है 1182 से 87 में चालुक्यास के अगेंस्ट पृथ्वीराज ने एक्सपेडिशन लीड किए, तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, बस ध्यान रखना। हाँ, चंदेल के खिलाफ एक्सपेडिशन कैरी आउट किए थे, वो आलाद उदल की स्टोरी इसी टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा एक्वायर नहीं किया था। चालुक्यास के खिलाफ किया लेकिन हार गए, उनसे तो जीत गए लेकिन यहाँ हार गए। ऐसा यहाँ पर टाइमलाइन भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करो, 1182 87, बस थोड़ा सा दिमाग में याद रखो। गढ़वाल और जो कन्नौज थे इनके खिलाफ भी इनकी राइवलरी चलती रहती थी। मेन तो ये याद करने वाली चीज़ है कि जो बैटल्स हैं आपकी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये है बैटल ऑफ जो आपकी चंदावर है, चंदेरी नहीं है, ध्यान रखना, चंदेरी आगे आता है बाबर का वो विगराज, यस, ठीक है। तो ये आपका चंदावर का याद करना है, दोनों बैटल तराइन, चंदावर का, बैटल ऑफ वाई हिंद, ये सब ईयर इनके ईयर याद करना है। पृथ्वीराज रासो ध्यान रखना है, जो चंद्रप्रदाई ने लिखी, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं माना जाता है, माना जाता है कि ऐसा कुछ तो नहीं था, है ना, कि संयोगिता को उठा ले गए थे और फिर इसको मतलब इनको पृथ्वीराज चौहान को यहाँ ले गए थे गजनॉइड एम्पायर में, और मच्चू को चौहान चला दो बाण, ये सब कुछ तो नहीं हुआ था। ऐसा मतलब माना नहीं जाता है। तो मेन जो महमूद ऑफ गजनवी है, ठीक है, ही वॉज अ वेरी एबल रूलर, मतलब एबल कमांडर, मिलिट्री कमांडर था, लेकिन उसने कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाया था इस तरीके से, और उसका सिर्फ ये था लूटना लूटना लूटना, ठीक है। और मेन जो गौरी का था वो ये था कि भाई मेन एम्पायर को और एक्सपैंड करना, ठीक है, वो चीज़ था यहाँ पे। और एकता सिस्टम ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी आएगा, इल्तुतमिश जब पढ़ेंगे। और गाजी स्पिरिट तो खैर वो भी है, लेकिन उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बने ना बने ऐसा पक्का नहीं है, ठीक है। सर ये लोग इतना लड़ते क्यों थे आगे, जब आज से 1000 साल बाद ना ऐसे ही हम लोग की तरह इंसान बोली, सर ये इतना पढ़ते क्यों थे, क्यों पढ़ रहे हो हम लोग, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों आज रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं। आगे जब स्टोरीज होंगी तो रशिया यूक्रेन की स्टोरीज होंगी ना, हम लोग की तो स्टोरी सुनाई नहीं जाएंगी कि एक परमार करके थे, पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सिंपल सी बात है कि इसके साथ रशिया की यूक्रेन के साथ हुई, फिर यूएसए और इसराइल फलस्तीन का चल रहा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कुछ तो चल रहा था, एक नॉर्थ कोरिया में एक रूल, उनकी बातें होंगी, तो ऐसे सुन के लगेगा कि यार ये लड़ते ही रहते थे क्या। भाई टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो हर किसी को करना होता है ना, और फिर मेनली तब तो ऐसा टेक्नोलॉजी और ये सॉफ्ट पावर ऑफ पावर तो कुछ होता नहीं था, और मेनली अगर हम देखें तो वही है, क्या ही है, ठीक है। एंड मेनली तो इस्लामिक इन्वेजन हुआ जिसको इन्होंने फाइट किया, और बाकी इनके अंदर की भी राइवलरीज तो रहती थी, ठीक है। हवा हवा, अच्छा हवा हवा, ओके, आस्था विष्णोई और कौन है अंशुल, हवा हवा गाना सुनना है क्या, यस, करामाती ट्राइब। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है सर, इसके अगर बाहर आ गया, पहली बात तो आएगा नहीं, ठीक है, और चले जाना, जो आजकल 1000-2000 रुपए दे के लोगों से प्रमोशन क्या ही वो लोग कराते रहते हैं कि और हमारे जैसे का लोगो लगाओ थंबनेल पे, उसमें क्रॉस बनाओ और फिर हमारे बैच को प्रमोट करो, सेल करो। हम्म हम्म। तो इसके बियॉन्ड तो नहीं जानने का, और इसके अलावा आपको रत्ती भर भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। गाना, ओके, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, आपकी फरमाइश पे पेश किया जाता है हवा हवा ए हवा। देखो भाई मेरे को शर्म सी आ रही है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए बजा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जिसको जाना है जा सकता है, मुझे पता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक कॉपीराइट स्ट्राइक साल के पहले दिन सह लेंगे। तो पेश है आस्था जी और अंशुल जी की सिफारिश पे हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, गाना पेश किया जाए। क्रिश गाना तो भाई, बाकी तो ये बताना भूल ही गया कि अपना भी बैच आता है, ठीक है, तो वहाँ से आप एनरोल करके सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। फ्लैट पैन में आज के लेक्चर सब कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें नोट करनी पड़ सकती हैं, तो प्लीज़ नोट करिएगा। घूमती गेम चले, अच्छा मैंने जब घूमती गेम चले पहली बार सुना, ठीक है, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और बजा गाना, एंड वाज लाइक ओ तो ये गाना है वो, पहली बार मैंने सुना। सर कारण क्या है सुनना, अच्छा कारण क्या है,
यति जी, अच्छा यति जी है नहीं अभी यहाँ पे, नहीं बदनाम। अरे नहीं पढ़ना है आदित्य भाई, सर ठूस ठूस वाला सुना दीजिए। अच्छा ठूस ठूस वाला सुना दे, कौन सुना दे बताओ, नहीं तुम कुछ ना सुनो। चलो भाई देखो मुझे शर्म आ रही है, लेकिन अब भैया तुम लोगों ने बोला इसलिए वो सुना रहा हूँ, ठीक है। और हाँ कल जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्लेव डिनेस्टी से, तो आ जाना। ओके, और बाकी इंग्लिश का बैच भी है और कॉम्बो भी है। और कूपन वगैरह कब मिलेगा, तो मैंने बताया था कूपन कब मिलेगा, तो कूपन मिलेगा आपका जब 2 मिलियन हो जाएंगे। अभी तो 2 मिलियन हुए नहीं हैं, और जब 2 मिलियन होंगे तो आपको मिलेगा। ओके चलो, थैंक यू, थैंक यू। सुन लो गाना, लो। ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा भाई, ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। कहाँ से कहाँ बज गया भाई। कौन कौन नाच रहा है? जिसको क्वेरी वगैरह पूछना है वो यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। यार मिला दे